तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस देश में न मालूम कितने ही मुकदमों की कहानियां आती रहती हैं, लोग सुनते हैं, सुनाते रहते हैं, मुकदमों की कार्रवाई चलती रहती है। लेकिन इसी देश में एक ऐसा मुकदमा था कि जब उसकी सुनवाई होती अदालत में तो इतनी भीड़ हो जाती कि अदालत की कार्रवाई को संभालना मुश्किल हो जाता। आमतौर पर कोई भी हाई प्रोफाइल केस होता है तो अदालत में भीड़ होती है, बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी होती है। लेकिन यह केस बिल्कुल अजीब है। हुगली में एक कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा था और जब जब इस मुकदमे की सुनवाई होती, लोगों की भीड़ अदालत की तरफ उमड़ पड़ती। अब भीड़ संभाला नहीं जा रहा है तो आखिर में सरकार ने यह तय किया कि टिकट लगा दो। शायद लोग कम आए अदालत के अंदर, लेकिन लोग उस पर भी पागल। टिकट मतलब अदालत की कार्रवाई सुनने और देखने के लिए आप टिकट खरीद कर अंदर जाएंगे अदालत में, बट लोग कहां मानने वाले। टिकट लेना शुरू कर दिया अदालत के अंदर। जब जब तारीख पड़ती उस केस की वो घुस जाते। अब लगा कि ये तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, लोगों की भीड़ वैसी है, वो पैसे देने को तैयार है मुकदमे की कार्रवाई सुनने के लिए। फिर ये हुआ कि और कैसे रोकें। तो उन्होंने कहा कि चलो उन लोगों को टिकट सिर्फ दी जाएगी जो अंग्रेजी बोलना और पढ़ना जानते हैं, तो कुछ भीड़ कम हो जाएगी। अब इत्तेफाक से उसमें भी इतने लोग हैं कि वो टिकट भी ले रहे हैं और अंग्रेजी बोलना भी जानते हैं और पढ़ना भी जानते हैं। तो बड़ी मुश्किल से इस पूरी अदालत की कार्रवाई कंप्लीट हुई। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा केस है जिस केस की कार्रवाई को सुनने देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है, जिस केस की कार्रवाई को सुनने देखने के लिए लोग टिकट खरीदने को तैयार है। सरकार शर्तें लगा रही है और वो सारी शर्तें मानने के बावजूद भीड़ कम नहीं हो रही है। तो ये इस देश के एक सबसे अजीब और अनोखे केस की कहानी है। तारकेश्वर मर्डर केस के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह कहानी जो है 1872 की है। अंग्रेजों की हुकूमत थी, यहां पर अंग्रेजों का राज था और कहानी कोलकाता से करीब 70 किलोमीटर दूर की है। कोलकाता से करीब 70 किलोमीटर दूर एक इलाका है क्रोमल। इसी क्रोमल इलाके में एक फैमिली रहा करती थी। उस जमाने में मैं बात कर रहा हूं 1872 की। तब आम तौर पर लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। तो एक परिवार था, उस परिवार में एक लड़की थी जिसकी उम्र 13 साल थी। नाम था एलोकेशी। एलोकेशी जब 13 साल की हुई, उनके माता पिता को चिंता हुई कि बेटी की शादी कर दें। रिश्ता ढूंढना शुरू किया और जल्द ही उन्हें एक लड़का मिला जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, कोलकाता में नौकरी कर रहा था। उसका नाम था नोबीन चंद। नोबीन चंद्र उस वक्त की मिलिट्री प्रेस में नौकरी किया करता था। लड़का ठीक ठाक खानदान से था, नौकरी पेशा था। तो एलोकेशी के माँ बाप को लगा कि रिश्ता ठीक है, उन दोनों की शादी कर दी गई। एलोकेशी भी देखने में बहुत खूबसूरत थी। अब नवीन चंद्र और एलोकेशी दोनों खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन इसी दौरान में अब चूंकि कोलकाता से 70 किलोमीटर दूर, अब वो नौकरी पर रहता, शादी हो गई, लेकिन अब एलोकेशी की उम्र ही क्या थी, 13-14 साल। तो उसे लगा कि वो ड्यूटी पे जाएगा, एलोकेशी घर पे कैसे अकेले रहेगी पूरे दिन। तो उसे चिंता हुई। फिर उसने कहा कि एक काम करो, तुम अपने माँ बाप के घर पर रहो और बीच बीच में मैं तुमसे मिलने आया करूंगा। तब उसने एलोकेशी को क्रोमूल में उसके माँ बाप के घर छोड़ दिया और जिस दिन छुट्टी होती वो पहुंच जाता गांव। 70 किलोमीटर दूर था कोलकाता से और तब यह कलकत्ता हुआ करता था। मियाँ बीवी मिलते, फिर वो नौकरी पे आ जाता। इस सिलसिला चलता रहा, वक्त बीतता रहा। साल भर हो गए शादी को, साल भर से ऊपर हो गया। 1873 का साल आ गया, 1873। एलोकेशी और नवीन चंद दोनों खुश थे, लेकिन बस एक दुख था और वो ये कि इनकी कोई औलाद नहीं हो रही थी। अब हालांकि उम्र के हिसाब से उस वक्त देखें एलोकेशी की उम्र 14 या 15 साल, लेकिन यह है कि उस जमाने में यही रिवाज था। तब कोई औलाद नहीं हो रहा, दोनों बड़े दुखी, घर वाले भी इधर परेशान कि शादी को इतना वक्त हो गया, साल भर से ऊपर हो गया, कोई औलाद नहीं है। अब लोगों ने अलग अलग राय देना शुरू किया। इत्तेफाक से वहीं पर इसी क्रोमल के पास तारकेश्वर में एक मंदिर था। ये शिव जी का मंदिर हुआ करता था और कहते हैं कि ये मंदिर 1729 में बना था। और इस मंदिर के जो महंत थे, जो मुख्य पुजारी थे, महेंद्र माधव चंद, उनके बारे में यह था कि बहुत सिद्धि प्राप्त ये महंत हैं और ख़ास तौर पर बांझपन यानी कि जिन औरतों को बच्चे नहीं हो रहे, उनका ये इलाज बहुत अच्छा किया करते थे। तो एक नाम था, दूर दूर से लोग इस तारकेश्वर मंदिर में आया करते थे और महंत माधवचंद से मिला करते थे। बहुत सारे लोगों की मन्नतें पूरी होती, बहुत सारे लोगों की सुनी होते भर जाती। तो ये दूर दूर तक इस मंदिर और इस महंत का नाम था।
आखिरकार एलोकेशी के माँ बाप ने भी तय किया कि शादी के बाद भी बच्चा हो नहीं रहा, तो चलो उस तारकेश्वर के मंदिर में ले जाते हैं। तारकेश्वर के मंदिर में ले गए महंत माधवचंद के पास। अब इधर नोबीचंद जो है कोलकाता में नौकरी कर रहा, बीच बीच में मिलने के लिए आ रहा है। अब इसी मंदिर में आने जाने के दौरान माधवचंद एलोकेशी की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और उसे एलोकेशी से प्यार हो जाता है। इधर धीरे धीरे एलोकेशी भी जो है माधव के साथ घुल मिल जाती है और फिर वो भी माधव के करीब पहुंच जाती है, उसे भी माधव से प्यार हो जाता है, महंत से। अब एलोकेशी शादीशुदा एक औरत है, इधर महंत माधवचंद है, उसकी अपनी एक पहुंच है। उधर एक मिलिट्री प्रेस में काम करने वाला नोबीचंद वो कोलकाता में नौकरी कर रहा है। अब ये सारी कहानियां चल रही हैं। अब खुलना मिलना ज्यादा हो गया। वो बांझपन दूर करने और इलाज के नाम पर महंत माधवचंद एलोकेशी को हमेशा बुलाने लगा, अकेले बुलाने लगा, एकांत में ले जाने लगा। धीरे धीरे ये बात गांव में छुपी नहीं। अब लोग इस पर बातें करने लगे कि महंत माधवचंद की खास नजर है एलोकेशी पर, उसकी खूबसूरती वैसी ही थी। अब जब नोबीचंद कोलकाता से गांव आता तो लोग कानाफूसी करते और धीरे धीरे उसके कानों तक ये बात पहुंची कि उसकी बीवी और महंत के बीच में कुछ ना कुछ पक रहा है। ये बात उसे परेशान करने लगी। अब वो क्या करे। इसी दौरान में उसने वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन लोग बातें कर रहे थे। आखिरकार उससे रहा नहीं गया तो उसने एक दिन तय किया कि वो अपनी बीवी से सच्चाई जानने की कोशिश करेगा और उसने एलोकेशी से पूछ लिया कि बताओ कि ये जो लोग बातें करते हैं महंत माधवचंद के साथ तुम्हारे रिश्तों के बारे में, कितनी सच्चाई है। एलोकेशी उसे सच बता देती है, कहती कि हाँ मुझे मालूम नहीं ये सही है या गलत है, लेकिन मैं मोहित हो गई और हम दोनों के बीच में रिश्ते हैं। अब ये सुनने के बाद चूंकि नोबीचंद उससे बेहद प्यार करता था, उसे लगा कि शायद उसकी गलती है। वो तय करता है कि अब अपनी पत्नी को लेकर वो कोलकाता चला जाएगा, इस गांव से दूर, ताकि महंत से वो दूर हो जाए। लेकिन इधर महंत के लोग जो थे एलोकेशी के ऊपर नजर रखते थे, वो जो उसके आसपास के लोग थे वो दबंग टाइप के थे। तो उन्हें पता चल गया कि अगले दिन नोबीचंद अपनी पत्नी को लेकर जा रहा है कोलकाता। महंत माधवचंद ने आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर एलोकेशी उसके साथ ना जा पाए। गांव के बाहर महंत के लोगों ने रास्ता रोक लिया। जब रास्ता रोका और फिर जाने से रोका, फिर मारपीट करने लगे, तो नोबीचंद को बहुत गुस्सा आया। अचानक गुस्से में उसने एक हसिया उन्हीं से लड़ाई झगड़े के दौरान छीनी और उसी हसिया से अपनी पत्नी एलोकेशी का गला काट दिया, गर्दन बिल्कुल धड़ से अलग कर दिया, ये कहते हुए कि मैंने तुमको इतना प्यार किया और तुम्हारी वजह से आज ये है कि हर तरफ बदनामी हो रही है, लोग कीचड़ उछाल रहे हैं हमारी इज्जत पर कि तुम्हारी पत्नी का किसी और के साथ रिश्ता है, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। और ये कहकर उसने मार दिया। जब उसने उसका गला काटा तो जो महंत के लोग थे वो देखकर घबरा गए, वो वहां से भाग गए। लेकिन गला काटने की थोड़ी देर के बाद गुस्सा शांत हुआ और नोबीचंद को लगा कि वो उसने गलती कर दी। उसने अपनी मुर्दा बीवी के पास बैठकर रोया, माफी मांगी, बोला मैंने शायद गलत किया, गलती तुम्हारी नहीं उस महंत की है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सीधा वहां से उठता है और नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और जाकर वो हंसिया भी हवाले करता है और कहता है कि मैंने अभी अपनी बीवी का कत्ल किया है। इकरार जुर्म कर चुका था। पुलिस उसे पकड़ती है, लाश बरामद कर लेती है। अब इसके बाद ये मामला पुलिस से होते हुए अदालत में पहुंचता है और यहीं से कहानी शुरू होती है। कहानी ये थी कि इससे पहले हुआ ये कि जब अंग्रेज यहां पर आए तो 1857 का आपको याद होगा एक जो क्रांति आंदोलन हुआ था, उस वक्त एक बात फैली थी कि बहुत सारे अंग्रेजों की इसमें भारतीय सैनिक भी थे कि जो कारतूस इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अंग्रेज कारतूस इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें गाय की चर्बी को इस्तेमाल किया जाता है। और उस कारतूस को इस्तेमाल करने का तरीका ये होता था कि पहले मुंह से उसको खोलते थे, फिर गन में लोड करते थे, फिर फायर करते थे। तो जब ये बात पता चली तो बहुत सारे लोग, उनकी भावनाएं भड़की। जितने भी हिंदू सैनिक उसमें शामिल थे अंग्रेजों के टुकड़ों में, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था। धीरे धीरे ये चिंगारी फैलती गई और इसमें यह हुआ कि बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। बहुत सारे जगहों पे अंग्रेजों के खिलाफ एक तरह से उनको निशाना बनाया गया। तब अंग्रेजों को पहली बार ये एहसास हुआ कि यहाँ बाकी चीज़ तो कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़का कर कुछ करें तो फिर क्रांति हो सकती है। तो उन्होंने इन चीज़ों को वापस लिया। लेकिन इसी दौरान एक और चीज़ हुई थी। जब अंग्रेज यहाँ आए तो आने के बाद उन्होंने यहाँ पर
1860 में ही आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड लागू कर दिया था। अब इंडियन पीनल कोड के तहत तमाम कौन कौन से क्राइम होंगे, किस कैटेगरी में आएंगे, उसके लिए क्या सजा होगी, ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ के हालात को देखते हुए कर दिया। अब 1857 की क्रांति उन्हें याद थी कि कैसे कारतूस में अगर गाय की चर्बी को लेकर लोगों ने विरोध किया, और उस वक्त मंगल पांडे ने तो एक अंग्रेज अफसर के ऊपर गोली ही चला दी थी इसी चीज को लेकर, तो अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया था। अब लेकिन यह हुआ कि इस दौरान में उन्होंने आईपीसी लागू कर दी, क्योंकि उन्हें अब देश चलाना और लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है। तो इस आईपीसी में अलग अलग सारे सेक्शन रखे। एक सेक्शन था जो फिर कहीं ना कहीं अंग्रेजों पे ही बात हो रही थी कि इसको हटाओ, नहीं तो फिर लोग विरोध करेंगे, लेकिन उस वक्त के जो भी करता धरता थे उन्होंने कहा नहीं ये रहेगा, और वो था आईपीसी सेक्शन 497। 497 जो था वो एडल्ट्री से जुड़ा हुआ था। एडल्ट्री का मतलब ये कि अगर एक शादीशुदा औरत के साथ किसी और का रिश्ता है तो फिर वो जुर्म की कैटेगरी में आएगा और उसके लिए बाकायदा सजा का प्रावधान है। लेकिन यहां पर अगर एक एडल्ट्री होती है, किसी शादीशुदा महिला के साथ रिश्ता होता है, तो यहां पर पीड़ित जो है, विक्टिम, वो लेडी नहीं होगी बल्कि उसका पति होगा। तो ये कानून आया। अब इसको लेके बड़ा वो हंगामा हो रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ ये था कि इससे उलट था, एडल्ट्री में सजा हो ऐसा इससे पहले नहीं था। लेकिन धीरे धीरे अभी लोगों को पता नहीं था, इसलिए इसका फैल भी नहीं रहा था मामला, गुस्सा भी नहीं होते। लेकिन तभी 1873 में ये केस कोर्ट में पहुंचता है, और ये एडल्ट्री कानून तब सुर्खियों में पहली बार आता है। इस एक केस की वजह से पूरा कानून कैसे चपेटे में आता है, ये उसकी कहानी है। तो अब इस मामले में नोबी चंद को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया। जब कोर्ट में पेश किया गया तो फिर जो नोबी चंद की तरफ से वकील थे, वोमेश चंद्र बैनर्जी, ये एक बहुत होनहार वकील थे। कांग्रेस के ये संस्थापक भी थे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, और उस जमाने में बहुत ही धुआंधार वकील हुआ करते थे। तो वोमेश चंद्र बैनर्जी ने नोबी चंद का केस लड़ा, और उन्होंने ये कहा कि नोबी चंद ने कत्ल किया, इकरार किया, लेकिन नोबी चंद विक्टिम है। उन्होंने कहा असली गुनहगार जो है वो है महंत माधव चंद्र, क्योंकि उसने नोबी चंद की बीवी के साथ रिश्ते बनाए, और उसकी वजह से नोबी चंद की इज्जत दांव पर लगी, लोग हंसने लगे। और नोबी चंद ने यह कत्ल इसीलिए किया क्योंकि महंत माधव चंद के साथ रिश्ते थे, अगर ये ना होता तो शायद कत्ल की नौबत ना आती। और फिर उन्होंने इसी केस को उठाया और कहा कि ऑलरेडी एडल्ट्री कानून है 497, तो उसके तहत महंत माधव चंद पर भी ये केस बनता है। अब पहली बार ये चीज सामने आई, और जो मैंने आपको शुरू में बताया कि हुगली के कोर्ट के बाहर लोगों की भीड़, टिकट देकर अदालत की कार्रवाई, मुकदमे की कार्रवाई सुनना, यहाँ तक कि फिर उससे भी नहीं हुआ तो फिर अंग्रेजी बोलने और पढ़ने वाले को अदालत के अंदर जाने देना, सिर्फ ये इस केस की वजह से था। अब मुकदमा शुरू हुआ पहली बार अनोखा कि एक कत्ल का मुकदमा है, आरोपी कह चुका है कि मैंने कत्ल किया है, और एक दूसरे सेक्शन में, एडल्ट्री के सेक्शन में, एक तारकेश्वर मंदिर का ताकतवर पुजारी महंत माधव चंद, उसके खिलाफ केस। महंत माधव चंद को भी गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने। अब ये मुकदमा चला। उस वक्त जूरी सिस्टम हुआ करता था हमारा, एक अंग्रेज जज हुआ करते थे, बाकी जूरी मेंबर जो लोकल होते थे। लोअर कोर्ट में ये पूरा मामला चला, पूरी जूरी मेंबर के सामने ये सुनवाई चलती रही, और आखिर में ये फैसला हुआ कि नोबी चंद पीड़ित है इस केस में, कातिल नहीं है। उसने अपनी पत्नी का कत्ल इसलिए किया क्योंकि उसकी पत्नी को किसी और ने अपने जाल में फंसाया, और इसकी वजह से उसकी घरेलू जिंदगी बर्बाद हो गई, इसलिए उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये जूरी का फैसला था, और इसमें असली मुजरिम जो है वो माधवचंद महंत है। जूरी ने यह पूरा फैसला सुनाया, लेकिन जूरी के इस फैसले से जो जज थे वो सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, एक शख्स ने कत्ल की बात कबूल की थी, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो जूरी के मेंबर के जो फैसले के खिलाफ उस जज ने इसे रेफर कर दिया हाई कोर्ट में कि हाई कोर्ट इसकी सुनवाई करेगी। अब मामला हाई कोर्ट में चला गया। जब मामला हाई कोर्ट में गया, वहां सुनवाई हुई। जब सुनवाई हुई उसके बाद फिर से ये सारी चीजें आई, लेकिन हाई कोर्ट ने बाकी चीजों को दरकिनार कर जिस तरीके से यह कत्ल हुआ था, नोबी चंद को उम्र कैद की सजा सुना दी और महंत माधव चंद को 3 साल कैद की सजा। अब इस पूरे केस को उस वक्त के अखबारों में भी छापा जा रहा था, मीडिया की उस वक्त में नजर थी, और यह केस तारकेश्वर मर्डर केस के नाम से एक तरह से मशहूर हो चुका था। इधर एक तरफ एडल्ट्री के कानून, और दूसरी तरफ ये कि एक पति जिसकी पत्नी का किसी और के साथ रिलेशन था, उसने यह कत्ल मजबूरी में किया, और यह भी कि भागा नहीं, खुद पुलिस के पास गया। लोगों की धीरे धीरे हमदर्दी नोबी चंद की तरफ होती जा रही थी। जब हाईकोर्ट का यह फैसला आया उम्र कैद का, लोगों में गुस्सा हो गया। इसके बाद अब लोगों ने एक मुहिम चलाई,
करीब 10,000 लोगों ने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया, हस्ताक्षर अभियान, नोबीचंद की हक में। और उसके बाद ये सारी चीजें करते हुए बड़े बड़े अंग्रेज अफसर और गवर्नर तक ये सारी बातें कही और कहा गया कि एक जिसकी वजह से ये कत्ल हुआ उसे सिर्फ 3 साल, और जिसकी वजह से एक की परिवार पूरी उसकी पारिवारिक जिंदगी तबाह हो गई उसे उम्र कैद। ये गलत है। नोबीचंद न कोई क्रिमिनल है, न पेशेवर मुजरिम है, बल्कि उसने इज्जत की खातिर यह कत्ल किया। तो ये फैसला गलत है। अब जब इतने सारे लोगों, 10,000 से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर अभियान और ये सारी चीजें गई, हाईकोर्ट को तब पहली बार लगा कि अगर लोगों की भावनाओं के साथ वो नहीं गया, और अंग्रेज अफसरों को लगा, तो फिर वो जो बंदूक और गाय की चर्बी वाली कारतूस की जो बात थी, वैसी ही बगावत, विद्रोह और क्रांति फिर हो सकती है। और खासतौर पर इस एडल्ट्री कानून को लेकर, क्योंकि ये उसमें सुर्खियों में था। तो अंग्रेज अफसरों की, उस वक्त के कर्ताधर्ताओं की रिपोर्ट गई कोर्ट के पास कि इस मामले में नोबीचंद को अगर सख्त सजा दी गई और बरकरार रही तो यह गलत होगा। इसी के बाद अंग्रेजी शासन की सहमति से फिर कोर्ट ने 1875 में, करीब 3 साल रह चुका था तब तक नोबीचंद जेल में, उसे रिहा कर दिया। और रिहाई के बाद इसी दौरान में जो महंत था उसे भी रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद नोबीचंद वहां से निकलकर कहीं और चला गया, उसके बारे में फिर कुछ पता नहीं। जबकि जो महेंद्र दास जो महंत, रिहाई के बाद वो वापस उसी तरह के तारकेश्वर मंदिर में आता है और फिर से महंतगिरी का अपना काम शुरू कर देता है। ये वो केस था जिसने कई चीजें एक साथ पलट दी थी। हालांकि इसके बाद फिर अंग्रेजों ने इस एडल्ट्री कानून में ये एक संशोधन किया, और वो ये कि इस कानून के तहत सजा नहीं मिलेगी और ये क्रिमिनल केस नहीं होगा, बल्कि ये एक सिविल मैटर होगा। ये चलता रहा। बाद में फिर ये सारी चीजें जब ऐसे कोई केस आता तो इसको एक नजीर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन एडल्ट्री लॉ जो है वो हमारे यहां बरकरार रहा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की एक बेंच बैठी, और इन 5 जजों की बेंच ने इस कानून के ऊपर बाकायदा चर्चा किया और ये कहा कि समानता के अधिकार के खिलाफ है ये कानून, इक्वलिटी के आधार के खिलाफ है। क्योंकि अगर एडल्ट्री में एक शादीशुदा महिला का अगर किसी के साथ रिलेशन है तो सिर्फ एक को सजा और दूसरे को छोड़ देना, ये फिर समानता कहाँ है। तो जुर्म में दोनों बराबर के शरीक हैं, जिसके साथ रिश्ता है और जिसने रिश्ता बनाया है। तो इसीलिए, और दूसरा इसमें यह भी था कि अंग्रेज उस वक्त एडल्ट्री के आधार पर, अंग्रेजों में यह कानून था वहां इंग्लैंड में कि एक अगर वो साबित कर दें कि किसी की पत्नी या पति का किसी और के साथ रिलेशन है तो डिवोर्स के लिए एक बहुत मजबूत आधार बन जाता था। तो इसका जनरली यूज लोग, वहां सजा तो मिलती नहीं थी, डिवोर्स लेने के लिए एडल्ट्री लॉ का इस्तेमाल किया करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज में ये जब मांग की कि एडल्ट्री के आधार पर तलाक की जो मांग की जा सकती है, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और कहा कि इस मामले में कानून सजा नहीं दी जा सकती एडल्ट्री को लेकर। और इससे खास तौर पर पुरुषों को राहत मिली, जो 2018 की बात थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसमें सजा की बात को एक तरह से हटा दिया। तो एक कानून, एक शख्स, उसकी बीवी और एक महंत, तारकेश्वर मर्डर केस की ये थी कहानी।